नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राव सुमेन सिंह, कार्डियोलॉजिस्ट कानपुर। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा हार्ट फेलियर और इसके बारे में डिटेल में कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उसको ये दिक्कत हो सकती है। आम भाषा में लोगों को ये लगता है कि हार्ट फेलियर का मतलब है कि हार्ट पंपिंग नहीं कर पा रहा है और उसकी पंपिंग की पावर कम हो गई है, जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हार्ट फेलियर दो तरीके का होता है, एक होता है रिड्यूस ईएफ और एक होता है प्रिजर्व्ड ईएफ। तो रिड्यूस ईएफ में इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है और पंपिंग कम होती है। तो नॉर्मल पंपिंग हम लोग 55% लेते हैं। अगर उससे कम होती है तो उसी अकॉर्डिंग उसकी सीवियरिटी हम बता सकते हैं कि कितनी कम है और वो हार्ट फेलियर किस कैटेगरी का है। इसके अलावा प्रिजर्व्ड ईएफ में अगर बात करें तो हार्ट के प्रेशर्स बड़े होते हैं, फिलिंग प्रेशर्स, जिसकी वजह से पेशेंट्स को सिम्टम होते हैं। अब आते हैं लक्षणों पर। तो हार्ट फेलियर के जो लक्षण होते हैं उसमें पहला लक्षण जो होता है, जो सभी पेशेंट्स को होता है, उसमें है कि चलने पर थकावट महसूस होना या सांस फूलना। तो ये पेशेंट वाइज डिफरेंट हो सकता है। उसकी इनिशियल एक्टिविटी क्या है उस पर डिपेंड करता है कि अगर कोई पहले से बहुत लेबोरियस काम करता है तो उसकी एक्टिविटी डिफरेंट होगी और उसके सिम्टम ऑनसेट अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी पे वो बताएगा। लेकिन हाँ, प्रीवियस एक्टिविटी से अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो पेशेंट बताएगा कि वो पहले इतना चल लेता था, अब जब भी वो उतना चलता है तो उसको उसमें थकावट जल्दी महसूस होती है। इसके अलावा सांस फूलती है पेशेंट की, लेकिन जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती है हार्ट फेलियर की, स्टेजेस और आगे बढ़ते हैं तो उसमें पेशेंट्स को बैठे बैठे भी सांस फूल सकती है, लेटने पर भी सांस फूल सकती है, जो उसकी सीवियरिटी को बताता है कि पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है या नहीं है। अब करते हैं कि पेशेंट्स की क्या इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। तो रूटीन इन्वेस्टिगेशन जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, आयरन प्रोफाइल, जो कि हमें ये बता सकता है कि रिवर्सिबल कारण तो नहीं है हार्ट फेलियर का, जैसे कि एनीमिया या हाइपोथायराइडिज्म। और इनके अलावा कार्डियक स्पेसिफिक जांचें होती हैं जो एक तो डायग्नोसिस को सेटल करने में हमको हेल्प करती हैं और दूसरा हमको ये बताती हैं कि हम ट्रीटमेंट किस तरीके से उसको इनिशिएट करना है, कितनी डोजेस डिसाइड करनी है। तो इसमें पहला टेस्ट है ईसीजी, उसके बाद इको, होल्टर इन्वेस्टिगेशन और कुछ पेशेंट्स में टीएमटी। और इन जांचों से हमें जो हेल्प मिलती है उसमें हम पेशेंट्स का ट्रीटमेंट को हम कितनी जल्दी बदलें या कितना मैक्सिमाइज़ करें डोज को, उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा एक बहुत ही इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट है, वो है प्रो बीएनपी। तो प्रो बीएनपी जो होता है वो हमें हार्ट के फिलिंग प्रेशर्स के बारे में बताता है। तो पेशेंट की सांस फूलने के लिए हमें कितना डिकंजेस्टेंट यूज़ करना है डायरेटिक के फॉर्म में, उसको भी हम डिसाइड कर पाते हैं। हार्ट फेलियर का जो ट्रीटमेंट है उसको मुख्यतः 3 चीज़ों में हम डिवाइड करते हैं: लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिकेशंस और अदर मॉडलिटीज़ इंटरवेंशंस के माध्यम से। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को डिवाइड करते हैं डाइट एंड एक्सरसाइज पर। डाइट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्या ना खाएं और क्या खाएं। तो ना खाने वाली चीज़ों में जो हम सबसे ऊपर रखते हैं वो है जंक फूड, यानी कि बाहर का तला हुआ खाना, जिसमें कि पेस्ट्री, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट काफ़ी मात्रा में होता है जो हार्ट के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। खाने वाली चीज़ों में इम्पोर्टेंट है होममेड फूड को प्रेफरेंस है। ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स को खाएं और वेजिटेबल्स के अलावा फ्रूट्स को भी इनकॉर्पोरेट करें। ये सारी चीज़ें एक्चुअली में एंटीऑक्सीडेंट्स और अदर मिनरल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ये हार्ट के पंपिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इनकी डेफिशिएंसी नहीं होती है इस खाने को अगर हम अच्छे से बैलेंस डाइट के रूप में लेते हैं। अब डाइट के बाद अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज पे काफ़ी क्वेरीज रहती हैं कि एक्सरसाइज करें कि ना करें, रेस्ट करें। पहले कहते थे कि हम थक जाते हैं, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि अपनी एक्टिविटी को लिमिट ना करें। आप जो भी एक्सरसाइज एक्टिविटी अपनी रखते थे उसको रखें, कंटिन्यू करें। वॉकिंग पे जाते हैं तो जाएं, योग प्राणायाम जो भी करते हैं करते रहें। हाँ, वेट लिफ्टिंग वगैरह को अवॉइड करें इस कंडीशन में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या हम सर्दियों में वॉकिंग कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कोहरे में आपको नहीं बाहर जाना चाहिए। इसके अलावा आप शाम को या दोपहर में कर सकते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर अवॉइड करते हैं क्योंकि पेशेंट्स में जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो डिहाइड्रेट होने का खतरा रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वह कार्डियोलॉजिस्ट ही आपको बता सकता है। तो इम्पोर्टेंट मेडिकेशन जो हम 4 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स इसमें यूज़ करते हैं लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, उसमें है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के अलावा एस इनहिबिटर्स, ARB,
एंड थर्ड नंबर पे आता है हमारा आर्नी SGLT2 इनहिबिटर्स, और इसके अलावा हम मिनरल और रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स को यूज़ करते हैं। ये जो ड्रग्स हैं ये अर्ली इनिशिएशन ही हमें गाइडलाइंस में बताए गए हैं, और जितना जल्दी अगर हम इनको इनिशिएट करते हैं पेशेंट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। कुछ ड्रग्स जो अभी लेटेस्ट आई हैं जैसे कि SGLT2 इनहिबिटर्स और आर्नी, इनसे कई पेशेंट्स में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट मिला है। और मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जिन्हें 6 महीने के अंदर ही उनके कुछ पेशेंट की तो पंपिंग भी सामान्य हो गई, तो काफ़ी अच्छा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि फॉलोअप कभी मिस ना करें। इसके अलावा जो पेशेंट्स इनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो उसमें डिवाइस थेरेपी आती है, जैसे कि ऑटोमेटेड इंट्राकार्डिक डिफिब्रिलेटर होता है, CRTD होता है, जो कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स को पड़ता है और सडन कार्डियक डेथ को प्रिवेंट करता है अगर आपके इजेक्शन फ्रैक्शन 35% से कम हो। कार्डियक डिसिंक्रोनाइजेशन के लिए CRTD को यूज़ करते हैं। और इन थेरेपीज और मेडिकल थेरेपी को भी अगर नहीं रिस्पॉन्ड करता है 6 महीने से 1 साल के बाद, अगर पेशेंट डिटेरियोरेट होता है, पंपिंग और कम होती है या फिर बार बार एडमिट हो रहा होता है, तो हम लोग उस कंडीशंस में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस करते हैं, जो कि बड़े शहरों में जैसे कि दिल्ली और मुंबई में होता है। और भारत में कई केस हुए हैं जो सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन मेरा जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो यही है कि रेगुलर फॉलोअप रखें, और फॉलोअप अलग अलग कार्डियोलॉजिस्ट अलग अलग तरीके से एडवाइस करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितना आप थेरेपी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आमतौर पर 1 महीने से 2 महीने के अंतराल पर बुलाया जाता है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन को रिपीट कराया जाता है। कुछ लक्षण होते हैं जिसमें हम लोग पेशेंट को बताते हैं रेड फ्लैग साइन, जैसे कि अचानक बैठे बैठे तेज सांस फूलने लगना, बेहोशी आ जाना, चक्कर आके गिर जाना, पेशेंट की बैठे बैठे या लेटे लेटे सांस फूल रही हो, तो इस कंडीशन में तुरंत एडमिशन का इंडिकेशन होता है। पेशेंट को एडमिट करके उसको स्टेबलाइज किया जाता है और कारण को पता करते हैं। मुख्य कारण जिसकी वजह से पेशेंट को दिक्कत बढ़ती है उसमें है निमोनिया का होना और अनीमिया का होना, या फिर शरीर में किसी और जगह इन्फेक्शन होना, ज़्यादातर महिलाओं में UTI का होना। ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हार्ट फेलियर वर्सन हो सकता है, आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। उस दौरान आप तुरंत ही अपने कार्डियोलॉजिस्ट के संपर्क में आएँ। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी बीमारी की जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से अपनी बीमारी के बारे में समझें। मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही एक मैसेज है कि अपनी बीमारी को बीच में अपने आप से सेल्फ मेडिकेट ना करें, स्पेशलिस्ट की ही सलाह लें और समय समय पर अपना फॉलोअप पूरी तरीके से फॉलो करें, दवाइयों को अपने हिसाब से ना बंद करें। थैंक यू।